कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो इतिहास है, जो 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक जिसको हम लोग कैटेगराइज किया है या वर्गीकृत किए हैं, उसका साक्ष्य हमको भारत में कई जगहों पे मिलता है। तो उसको हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में बांट दिए थे। तो ये जो यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे किसी भी लेवल के एग्जाम में, वो यही पूछा जाएगा कि निम्न इनमें से कौन सा स्थल निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। या ये किस तरह के कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि किस तरह की संस्कृति थी। ये भी पूछा जा सकता है कि इससे क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों का लाइफ स्टाइल या जीवन पद्धति कैसा था। तो हम लोग देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो हम इसको बांटे थे कि पश्चिम में यानी वेस्ट में, फिर हम बात किए थे ईस्ट में, फिर नॉर्थ में और फिर साउथ में। ये 4 दिशा में हम इसको क्लासिफाई किए थे। ये 4 दिशाओं में हमको मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो पता चला था कि पाकिस्तान में, जो कभी भारत का हिस्सा था 1947 से पहले। तो पाकिस्तान का कहाँ पे मिला था, सिंधु नदी की एक ये क्षेत्र में, ये सिंधु नदी है। वेरी गुड, सिंधु नदी है। सिंधु नदी का एक ट्रिब्यूटरी थी, सहायकी थी। कौन सी नदी, सोहन नदी। इसी का वैली में मिला था सबसे पहला एविडेंस, यही मिला था ना। उसके बाद कहाँ पे मिला था, उसके बाद कहाँ पे मिला था, मद्रास में मिला था। तो इसका मतलब ये है, ओवरऑल अगर देखा जाए, उसके बाद फिर हम अपने पॉइंट पे आएंगे। इसका मतलब ये है कि निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज जो था वो पूरे भारत में विस्तृत था, क्योंकि हम उसको झारखंड में भी देखे, बिहार में भी देखे, मद्रास में भी देखे, कर्नाटका में भी देखे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी और उत्तर भारत के क्षेत्र में भी। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण साइट जहां पे हमको एविडेंस या आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है, उसका नाम जानना जरूरी है, और क्या मिला है ये जानना जरूरी है। यही आपसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। बस 2 ही सवाल पूछे जाएंगे। एक तो इसका जो पॉपुलर साइट है जहां पे ये एविडेंस मिला है, और सबसे पहले, और उसके बाद कहां कहां पे। ये 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सोहन घाटी, दूसरा मद्रास, और कुछ और महत्वपूर्ण इसका जो क्षेत्र है वो भी देख लेते हैं। इसी सोहन घाटी के पास एक जगह है चौंतरा, जो महत्वपूर्ण स्थल है, हम उसी की बात कर रहे हैं, जो आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा सोहन घाटी का ही एक क्षेत्र है चौंतरा, जो निम्न पूरा पाषाण काल का एक विशेष कैरेक्टर वाला क्षेत्र है या साइट है, यानी स्पेशल कैरेक्टर ये क्षेत्र रखता है। क्या कैरेक्टर रखता है, तो आपको याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में ये बात किए थे कि सोहन घाटी का जो क्षेत्र था, जो कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, उसको चॉपर चॉपिंग कल्चर कहते थे। ठीक है, यानी कि चॉपर चॉपिंग कहने का मतलब यह है कि खंडक और गंडासा संस्कृति को रिप्रेजेंट करता था। और मद्रास का जो क्षेत्र मिला था, यह किस तरह का कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, हैंडेक्स कल्चर को या हस्त कुठार संस्कृति को। हस्त कुठार, क्यों इसका नाम हम ऐसा रखे हैं, क्योंकि ये औजार ज्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में मिला है। यहाँ पे ये औजार चॉपर चॉपिंग ज्यादा मात्रा में मिला है, प्रधानता उसी की रही है या डोमिनेशन उसी के रहा है, इसलिए हम इसको चॉपर चॉपिंग कल्चर और इसको हैंडेक्स कल्चर कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो चौंतरा है, ये इसलिए हमारे लिए आकर्षण का केंद्र हो जाता है या अध्ययन का विषय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों को मिश्रण मिलता है, दोनों का मिश्रण मिलता है, यानी कि हैंडेक्स भी मिलता है पर्याप्त मात्रा में और खंडक और गंडासा भी मिलता है, यानी चॉपर चॉपिंग भी मिलता है और हैंडेक्स भी मिलता है। इसीलिए ये साइट आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इससे मैसेज क्या जाता है, पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि यहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों एक ही लोग थे। अब कोई ये नहीं कह सकता है, अभी जो रिसर्च में अक्सर आप टीवी डिबेट में या कहीं देखते होंगे कि दक्षिण के लोग बाहर के थे, द्रविड़ थे, वो अलग थे, इधर के लोग आर्य थे, वो अलग थे। जो आर्य द्रविड़ कॉन्सेप्ट है, जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो गलत साबित हो जाता है। कैसे?
क्योंकि ये जो साइट है जो सोहन घाटी में पाकिस्तान में मिला है 1928 में, उसमें ये दोनों ही तरह का हथियार मिलता है या औजार मिलता है। तो जिससे पता चलता है कि पूरे भारत में यानी दक्षिण में भी वही लोग थे जो उत्तर पश्चिम में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं चौंतरा, जो निम्न पूरा पाषाण काल का सोहन घाटी क्षेत्र का एक प्रमुख स्थल था, जहां पर हस्त कुठार और चॉपर चॉपिंग या खंडक गंडासा दोनों पर्याप्त मात्रा में मिला है। ठीक है, अब आइए कुछ दूसरा महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश का। नेहा आपको समझ में आ रहा है, आप बीच में इंटर की हो इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, फिर हाँ फिर बाद में हम लोग इसको ये कर लेंगे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है या महत्वपूर्ण स्थल है वो है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण साइट है, एक है हथनौरा, ये दोनों का नाम याद रखना है, एक है हथनौरा और दूसरा है भीमबेटका। और अक्सर ये सवाल इससे पूछा जाता है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला का है साइट, होशंगाबाद वर्तमान में प्रेजेंट में अगर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहीं पर यह हथनौरा साइट है, जो कि लोअर पेलियोलिथिक एज का साइट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल है, 4 जगह का नाम दे देगा। अब उसमें से आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब है। वीडियो किसका क्लियर नहीं आ रहा? तापस का? बाकी लोगों का वीडियो क्लियर आ रहा है? नहीं, डाटा है आपके फोन में तापस? अच्छा, डाटा बचा के रखा है। तो डाटा एकदम बिल्कुल लो पे है क्या ऐसा? और बाकी ये रमेश मुकेश आप लोगों का क्लियर आ रहा है वीडियो? अच्छा, तो फिर से लॉगिन कर लो तापस, देखो फिर से लॉगिन करो। हाँ, फिर से लॉगिन कर लो। भीमबेटका, भीमबेटका BHEEM BETA के भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। ये अक्सर ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हथनौरा जो जगह है ये ऐसा जगह है जहां पे मानव का यानी ह्यूमन का और एनिमल का, जानवर का या पशु का, दोनों का एक साथ हड्डी मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि मानव अपने साथ पशु रखने लगा था। कब? पेलियोलिथिक पीरियड में, यानी कि अपने आसपास पशु रखने लगा था। या तो पशु रखता होगा काहे के लिए? पालता होगा, ऐसा है तो पता चलेगा नहीं इस समय मानव कोई पशु पालता नहीं था, बल्कि वो पशुओं का उन क्षेत्र में विशेष करके रहता था जहां पे उनको मार करके, उनका शिकार करके उनके एज ए भोजन के रूप में यूज कर सके। क्योंकि इस समय खेती वेती तो था नहीं, जो भी था सब के सब मानव दो ही तरह से जीवन यापन करता था। कैसे? एक तो नॉनवेज की व्यवस्था था, जंगल में जिसका मन करे उसको मारो और खाओ, और दूसरा था जो कंद मूल फल फूल जो भी था उसको तोड़ो और खाओ। तो इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव उस समय इनके बीच में रहता था ताकि इनका शिकार कर सके और अपनी भोजन की जरूरत को पूरा कर सके। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जीवों का साक्ष्य मिला है, जैसे भैंसा, दरियाई घोड़ा। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कौन कौन से पशु के साक्ष्य मिले हैं। तो भैंसा, दरियाई घोड़ा, घोड़ा, भैंसा, दरियाई घोड़ा। हाँ, सब उसी का अभी हम बात कर रहे हैं।
सिर्फ निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, जिसका टाइम पीरियड है 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और उसके जो पॉपुलर साइट हैं जो खोजे गए हैं उसमें क्या मिला है और उससे क्या अनुमान लगाया जाता है इतिहास में, मानव समाज के बारे में, मानव संस्कृति के बारे में, मानव तकनीक के बारे में। तो यहाँ पे मिला है मानव का हड्डी और साथ में भैंसा का, दरियाई घोड़ा का और घोड़ा का हड्डी। ठीक है, इसी तरह से जो पशुओं का एविडेंस मिलता है आप देखेंगे तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही सोन नदी निकलता है, जो जाकर के बिहार में पटना में मिलता है, आपको पता होगा। इस सोन घाटी में भी पशु के अवशेष मिले हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। तो हथनौरा वो जगह है जो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव के साथ पशु के अवशेष का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है भीमबेटका। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के, यानी मानव जब औजार का उपयोग शुरू किया पत्थर के, तब से लेकर के ऐतिहासिक काल तक का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का यहाँ पर एविडेंस मिलता है। ये भी मध्य प्रदेश में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड में जब उसका कार्बन डेटिंग किया गया, जो वहां पे एविडेंस मिला, बहुत सारा एविडेंस मिला है, लेकिन हम उसको सबको एक ही समय काल का नहीं बता सकते हैं क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग वहां पे विकास हुआ है। कैसे हुआ है समझ लीजिए। मान लीजिए ये भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, साइट है। मान लीजिए पत्थर का गुफा है जिसको हम भीमबेटका कह रहे हैं, ये ऐसे। अब एक पत्थर का गुफा में लोग यहाँ पे रहते थे। कौन से लोग? निम्न पूरा पाषाण काल के लोग। सोचो ये कितना पॉपुलर साइट था या कितना पॉपुलर स्थल था या फेमस स्थल था कि लाखों वर्षों तक यहाँ पे लोग रहे, इसको छोड़ करके नहीं गए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि निम्न पूरा पाषाण काल से लोग यहाँ पे रहना शुरू किए और ऐतिहासिक काल तक यहाँ पे रहते रहे। तो इसके लिए हमको अलग अलग एविडेंस मिलता है। जब हम इसको देखते हैं बाद में तो देखते क्या है कि यहाँ पे पेंटिंग भी किया गया है, चित्रकारी भी की गई है। तो क्या हम उस चित्रकारी को ये मान लें कि वो निम्न पूरा पाषाण काल का है कि मध्य पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल कि मध्य पाषाण काल का के उच्च पाषाण काल का या नव पाषाण काल का? तो उसके लिए हमको कार्बन डेटिंग से देखना पड़ेगा। तो जब हमने देखा तो पता चला नहीं, ये पेंटिंग जो है निम्न पूरा पाषाण काल का नहीं है, बाद का है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये बाद का है और यहाँ पे लोग पहले से रह रहे हैं। ठीक है, तो भीमबेटका। नेक्स्ट भीमबेटका। यहां पर निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक का साक्ष्य मिलता है। निम्न पूरा पाषाण काल में यहां पर मानव के अवशेष मिले हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में अभी इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आएगा। अब नेक्स्ट ये हो गया मध्य प्रदेश का 2 महत्वपूर्ण स्थल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल का मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख स्थल कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे देगा या जितने भी ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना होगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश का वो है हथनौरा, भीमबेटका। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देख लेते हैं। किस टाइम पीरियड का? निम्न पूरा पाषाण काल का। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत के जो स्थल हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो है आपका
अतिरम पक्कम, एक स्थल है अतिरम पक्कम जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। अतिरम पक्कम ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो, ये तमिलनाडु में है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर तमिलनाडु यानी मद्रास की बात कर रहे हैं ना, यहां पर निम्न पूरा पाषाण काल के पशुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे हमको हथनौरा में मिला था, उसी तरह से मद्रास या तमिलनाडु के अतिरम पक्कम में पशुओं का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पे जो पशु मिले हैं उसमें मिला है घोड़ा, नीलगाय, दरियाई घोड़ा, ये सब का हड्डी मिला है। घोड़ा, दरियाई घोड़ा, नीलगाय, इनका साक्ष्य मिला है। तो इसका ये पता चलता है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग हथनौरा में पशुओं के बीच रहते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी लोग रहते थे और इन पशुओं का शिकार करके वो खाते थे। खाए होंगे तभी तो इसका हड्डी मिला है, या तो उन्हीं के बीच जंगल में रहते होंगे। ठीक है। इसी तरह एक और स्थल है हुसंगी, कर्नाटक में, यहाँ पे हुसंगी जो बहुत पॉपुलर साइट है, उसी की बात कर रहे हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है हुसंगी साइट क्योंकि अभी तक निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार बनाए जाते थे वो क्वार्टरजाइट पत्थर के बनते थे, जिसको हम लोग स्फटिक भी कहते हैं। स्फटिक देखें आप लोग, सफेद रंग का होता है, हीरा टाइप का चमकता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे जो हुसंगी में जो औजार मिले हैं पत्थर के, उसमें कई विविध प्रकार के पत्थर प्रयोग किए जाने लगे। वैसे निम्न पूरा पाषाण काल के जो अधिकतर औजार बनाए जाते थे या जो पेबल्स होते थे, जो मूल पत्थर होता था, वह स्फटिक होता था, जिसको हम लोग क्वार्टरजाइट कहते थे, क्वार्टरजाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हुसंगी में इसके अलावा, क्वार्टरजाइट के अलावा, चूना पत्थर का भी यानी लाइमस्टोन का भी औजार मिलता है। ठीक है। इसी तरह से सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर का भी औजार मिलता है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया कि निम्न पूरा पाषाण काल के वो कौन से स्थल हैं जहां पर औजार बनाने के लिए क्वार्टरजाइट के अलावा अन्य पत्थरों का भी उपयोग किया गया है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो वो है कर्नाटक का हुसंगी। क्लियर है? दक्षिण में ही एक और जगह है जिसका नाम है इसामपुर। ये कर्नाटक के गुलबर्गा में है। अभी उसका वर्तमान में नाम है इसामपुर। ये सब हम लोग जब देख लेंगे साइट और जहां पे जो जो मिला है, इससे हमको इतिहास में कैसे सोचना है वो संदेश मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो निम्न पूरा पाषाण काल का है वो है इसामपुर। इसामपुर कहां पे है? कर्नाटक में एक जिला है गुलबर्गा। गुलबर्गा, इसामपुर। ये इसामपुर दरअसल इसलिए फेमस है निम्न पूरा पाषाण काल में क्योंकि यहां पे पत्थर के औजार बनाने के फैक्ट्री थे। जैसे आज भी बनाने के लिए तरह तरह के जो हम लोग वेपन्स यूज करते हैं या अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, तो हमारे फैक्ट्री होता है जहां पे बनाया जाता है। तो इसामपुर वो जगह है जो निम्न पूरा पाषाण काल में दक्षिण भारत में औजार सप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता था।
यहीं से बना करके पत्थर के औजार सारे जगह पे भेजे जाते थे। ये फैक्ट्री की तरह था। अब सोचो, तो उस समय लोहा यूज नहीं होता था, स्टील यूज नहीं होता था, कॉपर यूज नहीं होता था, तो पत्थर के ही विविध तरह के औजार, आपको कैसा चाहिए औजार, वो औजार इस फैक्ट्री में बनता था और यहां से पूरे दक्षिण भारत में सप्लाई किया जाता था। इसीलिए इसको कहा जाता था कि ईसामपुर उद्योग या फैक्ट्री। किस चीज का? तो पत्थर के औजार बनाने का। कहां पे? कर्नाटक के गुलबर्गा में। ठीक है। समझ में आया? तापस आज बहुत परेशान है। तापस, हाँ हाँ, ओ अच्छा, देखो इस डाटा सेवर, हाँ हाँ ठीक है। जा देखो, फोन में अगर कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड ऐप है तो उसको ऑफ कर दो या उसको रिमूव करो, क्या वो जब तक रहेगा आपका डाटा कंज्यूम करेगा, वो खाएगा, तो उसको हटा दो। ठीक है, हाँ उसको हटा दो। हाँ, तो अगर कुल मिला जुला करके अगर हम लोग देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में इतने महत्वपूर्ण साइट, एक और बिहार में एक साइट है पैसरा, याद रखना, पैसरा या पेंसरा, ये भी निम्न पूरा पाषाण काल के साइट है। बाकी साइट हम पहले लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का इतने महत्वपूर्ण साइट है और इससे आपको याद रखना जितने हम बताए हैं। हाँ हाँ, बिहार का राजगीर मुंगेर बताए ही हैं, झारखंड का संथाल बताए हैं, सिंहभूम बताए हैं, ये सब तो वो सब याद रखिए। साथ में ये जो नए नए आज हम बताए हैं, कुल मिला जुला करके अगर हम देखें, ओवरव्यू करें कि निम्न पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, क्या करते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, तो इसका अनुमान हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिल जाता है। क्या पता चलता है? पता ये चलता है। अब इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, यानी कि इसको कैसे समझा जाए, तो इससे ये पता चलता है कि जो 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक का भारत का जो मानव था वो कैसा था, यही ना हमको पता करना है। तो 6 लाख ईस्वी पूर्व से बीसी से 1.5 लाख बीसी तक भारत का मानव कैसा था। तो भारत का मानव कैसा था? शिकारी, हंटरर था, शिकार पर जीवन निर्वाह करता था। किस चीज का शिकार करता था भाई? तो पशु का शिकार करता था। और क्या था? खाद्य संग्राहक भी था, स्टोर करता था, पता चलेगा नहीं, स्टोरर नहीं था, सिर्फ भोजन के लिए उसको लेता था और कंज्यूम कर लेता था या उपभोग कर लेता था। तो शिकारी भी था और फल फ्रूट या कंदमूल पर भी निर्भर था। नेक्स्ट, उसका आवास क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि उसका कहाँ रहता था, तो जो अभी तक से साक्ष्य मिला है तो ये पता चला है कि पत्थरों के बीच में जो केव है, गुफा, उसमें रहता था। क्या उसका भारत के अलग अलग निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों के साथ संबंध था? बिल्कुल था। क्यों, कैसे पता चलता है? तो हमको जो औजार निर्माण के उद्योग हैं उससे हमको पता चलता है कि जब इंडस्ट्री बनता है तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन वहां पे सरप्लस होता है, अतिरेक उत्पादन होता है, और जब अतिरेक उत्पादन होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता होगा। ठीक है, तो यानी कि सामाजिक सरोकार था उनका, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्यों जुड़े हुए थे? तो औजार के लिए, औजार का लेन देन के लिए। और क्यों जुड़े हुए थे? तो शिकार में सहयोग के लिए।
इतिहास से हमको इन एविडेंसों से पता चलता है। ठीक है। कल्चरल कोई सांस्कृतिक एक्टिविटी था तो इस समय कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे हमको ये पता चल सके कि ये कोई कल्चरल एक्टिविटी किया करते थे। कोई ऐसा एविडेंस आपको अभी तक से नहीं मिला है। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो बेलन घाटी था मिर्जापुर के पास, उसके बारे में लिखवाए थे आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे। उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी के बारे में नहीं लिखवाए थे निम्न पूरा पाषाण के प्रमुख स्थलों में। ठीक है, नेक्स्ट उसी में लिख लीजिए, ये पहले कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको भी लिख लीजिए। जो निम्न क्या हुआ? कहां पे? ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आप लोग लाइन में रहिएगा। हाँ टम्पो बोलना बानी, अभी थोड़ा आधा घंटा लगे टाइम। ठीक है, ठीक। क्या पूछ रहे थे आप लोग? कोई कुछ पूछ रहा था? कोई पूछ रहा था अभी कुछ सवाल? हाँ, क्या पूछ रहे थे? पूछना है? पूछना है? नहीं पूछना है तो ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल का उत्तर भारत का जो एक महत्वपूर्ण स्थल था वो है बेलन घाटी, बेलन वैली। बेलन एक नदी है जो मिर्जापुर के पास है, वो आपको हमेशा आएगा। आप देखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के नौ पाषाण काल तक उसकी चर्चा मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ वहां पे साक्ष्य मिलेगा। तो निम्न पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश का, ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे मिर्जापुर का जो क्षेत्र है यहीं पर है बेलन घाटी। बेलन घाटी ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो जगह है निम्न पूरा पाषाण काल का जो तीनों ही टाइम पीरियड का एविडेंस रखता है। निम्न पूरा पाषाण काल का भी या पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी और नौ पाषाण काल का भी। इसका मतलब यह है कि यहाँ के जो लोग थे वो लंबे समय तक 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक 9 पाषाण काल तक यहाँ पर रहे हैं। तो ये आज अगर जाकर के मिर्जापुर क्षेत्र में कोई ट्राइब मिलता है, जनजाति मिलता है उस पहाड़ी के क्षेत्र में, तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, ये समझिएगा कि वो लोग लाखों वर्ष पहले से वहां पे रह रहे हैं। अगर आज मद्रास के क्षेत्र में आपको आदिवासी मिलता है, झारखंड के क्षेत्र में आदिवासी मिलता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में, आप कल्पना कीजिए कि भारत के सभी क्षेत्रों में आदिवासी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं भाई? क्योंकि वो उसी समय से रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां पे निम्न पाषाण या जहां पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल के मानव वहां पर रहता था। ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस क्षेत्र में बेलन घाटी क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा स्थल साइट खोजे गए हैं। 44 साइट्स बेलन घाटी में निम्न पूरा पाषाण काल के खोजे गए हैं। भारत में सर्वाधिक स्थल यहीं पे है निम्न पूरा पाषाण काल के। मिले तो सभी जगह है लेकिन सबसे ज्यादा बेलन घाटी में अगर गए आप तो एक यहाँ पे है
मानव के रहने का साक्ष्य, यानी उनका आवास या गांव यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, ऐसे ऐसे करके 44 साइट्स है उस घाटी में जो लोअर पेलियोलिथिक एज का है। ठीक है, समझ में आया? एक और टर्म याद रखिएगा, जो निम्न पूरा पाषाण काल का जो पूरा ओवरऑल कल्चर है उसको एक टर्म यूज किया जाता है, एस्यूलियन कल्चर। जैसे हमने पढ़ा सोहन संस्कृति, मद्रास संस्कृति, उसी तरह से पूरा ओवरऑल निम्न पूरा पाषाण काल के कल्चर को, संस्कृति को कहा जाता है एस्यूलियन कल्चर, एस्यूलियन संस्कृति। एस्यूलियन एक जगह है यूरोप में, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। एस्यूलियन कल्चर हम पूरे निम्न पूरा पाषाण काल को क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस समय निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार यूज किए गए पत्थर के, वो पहले के जो अविकसित औजार थे, बेडौल बेढंगा औजार से, उससे बेहतर प्रोसेस किया हुआ या परिष्कृत औजार यहाँ पे मिले हैं, जो यूरोप में एस्यूलियन में मिले हैं, उससे मिलता जुलता है। इसीलिए इस कल्चर को या निम्न पूरा पाषाण काल के कल्चर को हम एस्यूलियन कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक और नाम है, आपसे पूछा जा सकता है कि एस्यूलियन कल्चर किस काल को रिप्रेजेंट करता है या किसका नाम है? तो निम्न पूरा पाषाण काल। खासियत क्या है लिख लीजिए। इस समय के जो परिष्कृत या परिष्कृत जो हस्त कुठार मिले हैं या हैंडेक्स मिले हैं, वो पिछले या पहले जो हस्त कुठार यूज किए जाते थे उससे बेहतर है। इसीलिए इसको हम लोग एस्यूलियन कल्चर कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं पेलियोलिथिक एज का सेकंड फेज। सेकंड फेज क्या है पेलियोलिथिक एज का? पूरा पाषाण काल का दूसरा चरण क्या है? कोई बताएगा? वेरी गुड, मध्य पूरा पाषाण। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। यानी भारत की अगर तस्वीर हम लोग देखें तो मध्य पूरा पाषाण काल कब से कब है? कब से कब है इसका टाइम पीरियड? वेरी गुड, लाख से 30,000 ईस्वी पूर्व तक। यानी पूरे भारत में 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 30,000 ईस्वी पूर्व तक क्या क्या हुआ, हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। हम लोग ये देख लिए कि 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक कौन कौन से जगह थे, भारत के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, किस आधार पर? आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर। अब उसी आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम ये देखेंगे कि भारत के लोग कहाँ कहाँ रहते थे और उसमें उनके जीवन में क्या बदलाव आया था। यही जानने की कोशिश करेंगे ना? ठीक है। इस टाइम पीरियड में एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया औजार का जो पत्थर था, उस पत्थर के प्रयोग में। यानी कि पहले जो हम लोग क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करके औजार बनाते थे, अब उसके जगह पे दूसरे पत्थर भी यूज किए जाने लगे। जैसे कौन कौन सा? तो जैस्पर। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया मध्य पाषाण काल में, वो आया पत्थर के
आप कह सकते हैं कि दूसरे प्रकार के या अन्य प्रकार के पत्थर का प्रयोग। तो कौन कौन से पत्थर? पहला जैस्पर। पहले हम लोग क्या देखे थे? निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे प्रमुख पत्थर कौन था? क्वार्टरजाइट। उसी के अधिकतर औजार बनते थे। भले ही हमको कहां पे, जहां पे चूना पत्थर, लाइमस्टोन के औजार बने थे, कौन सी जगह था? अभी तो बताए थे आपको। किस जगह पे मिला था? जहां पे क्वार्टरजाइट के अलावा चूना पत्थर, लाइमस्टोन के औजार बनाए जाते थे। वेरी गुड, हाँ वेरी होशंगाबाद। तो वहां पे हमको एक जगह मिला था। अब यहां पे क्वार्टरजाइट के जगह पे कुछ और पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। अब स्वाभाविक है कि जब आपका रॉ मटेरियल बदल गया है तो इसका मतलब यह है कि औजार भी कुछ दूसरे तरह का बनने लगा होगा। समझ में आया? किस तरह के औजार? तो अब यहां पे थोड़ा सा पहले वाला औजार से अलग प्रकार के औजार बनाए जाने लगे। तो यहां पे जो चीज यूज किया गया वो पहला जैस्पर पत्थर यूज किया गया, फिर चर्ट, फिर क्लिंट। ये सब पत्थर है, चर्ट, क्लिंट। इससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से हम अलग तरह के औजार बनाने लगे। अब हम डेवलप कर गए। पहले हम थोड़ा सा मोटा भारी पत्थर या स्फटिक का ही या क्वार्टरजाइट का ही औजार बनाते थे। अब थोड़ा हम विकसित हो गए हैं, अब थोड़ा हम स्मार्ट हो गए हैं। जैसे हम लोग कल्पना कीजिए, पहले हम लोग चक्कू कैसा इस्तेमाल करते थे, अब कैसा इस्तेमाल करते हैं। यानी तकनीक उन्नत हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया या हाइपर टेक्नोलॉजी हो गया। तब ये टेक्नोलॉजी तकनीकी परिवर्तन हुआ। तकनीकी परिवर्तन हुआ तो अब क्वार्टरजाइट पत्थर कम यूज होने लगा। उसके जगह पर जैस्पर, चर्ट, क्लिंट इस तरह के पत्थर का उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, जैस्पर, क्लिंट, चर्ट और एक और पत्थर है कलसेडोनी। ये कलसेडोनी। अभी अपने आप में सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पूरा पाषाण काल के लोग अपने औजारों के निर्माण में कौन से पत्थर का प्रयोग करते थे? तो आप भूल के भी मत मान दीजिएगा कि क्वार्टरजाइट या जिसको आप कहते हैं स्फटिक, क्योंकि ये प्रमुखता से कब यूज होता था? निम्न पूरा पाषाण काल में। अब इसका उपयोग गौण हो गया, अब इसका उपयोग कम होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि औजार अब कुछ अलग तरह के बनने लगे, कुछ बेहतर औजार बनने लगे। तो उसके लिए हमको दूसरे तरह का पत्थर चाहिए था। तो किस तरह का पत्थर हम उपयोग किए? तो ये 4 तरह के पत्थर अब हम उपयोग करने लगे, जैस्पर, चर्ट, क्लिंट और कैल्सोडोनी। ये 4 तरह का पत्थर यूज करने लगे। अब हम पहले की तरह चॉपर, चॉपिंग और हैंडेक्स या खंडक और गंडासा और कुल्हाड़ी के जगह पे कुछ छोटे छोटे औजार बनाने लगे। अब हम स्मार्ट हो गए, अब स्मार्ट हंटिंग करेंगे, तो इसलिए हमारे औजार अब छोटे हो जाएंगे। इसीलिए यहां पे जो औजार बनाए गए उसको कहा गया फलक। किससे बने? इन पत्थरों से बने। कब बनाए गए? 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व तक भारत में अब फलक औजार बनाए गए। फलक औजार यानी कि पेबल्स को तोड़ा गया, मूल पत्थर को, उसमें से जो क्रोड निकला उस क्रोड को भी और तोड़ा गया और उससे तोड़ करके छोटे से औजार बनाए जाने लगे, जिसको कहा गया फलक। इसीलिए इस टाइम पीरियड के कल्चर को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति हो गया ना एक सवाल। फलक संस्कृति क्या है, किस समय को कहा जाता है? फलक संस्कृति में किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो ये फलक हम लोग पहले पढ़े हैं। क्या था फलक? तो फलक का मतलब था, मान लो ये एक मूल पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, इसको हमने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद ये जो निकला ये हो गया क्रोड।
और इस क्रोड को भी तोड़ करके जो छोटा सा चीज निकला टुकड़ा, उसको कहते हैं फलक। और ये जो मूल पत्थर है इसको क्या कहते हैं? बटिकास या पेबल्स, यही ना। औजार हम पढ़ाए थे ना, अलग अलग टाइप के औजार, 6 प्रकार के औजार जो पूरे पाषाण काल में यूज किया गया था। हम इसीलिए पहले पढ़ा दिए थे, ताकि ये इसी औजार के आधार पर आपको पूरा संस्कृति पढ़ना है। अब यहाँ पे ये प्रधान हो गया फलक, इसलिए इसका उपयोग होने लगा, यानी छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। किस तरह के पत्थर? तो ये 4 तरह के बहुतायत में पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ, इसीलिए इसको हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं। समझ में आया? लिखते भी चलो। इस काल के जो पत्थर, लिख लो, इस काल के जो पत्थर थे निम्न पूरा पाषाण काल के तुलना में पतले और छोटे होते थे। इस समय 2 प्रमुख पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। पहला था खुरचनी। खुरचनी हम लोग पढ़े थे। क्रीपर, स्क्रैपर, SCRAPER, स्क्रैपर, जिसको हम खुरचनी कहते हैं। तो फलक संस्कृति में 2 प्रमुख औजार यूज किए गए। कौन कौन से? आपको पता ही है कि पूरा संस्कृति पत्थर के औजार पर ही निर्धारित किया गया है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए इसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं। तो जब आप निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार के तुलना में मध्य पूरा पाषाण काल के औजार या पत्थर के औजार थोड़ा सा पतले और थोड़ा सा छोटे हो गए, इसीलिए हम उसको फलक कहने लगे था। फलक में भी 2 तरह के औजार प्रमुखता से यूज किया गया। एक था खुरचनी, जिसको हम कहते हैं स्क्रैपर, SCRAPER। दूसरा था वेधनी, या जिसको हम लोग कहते थे पॉइंट्स, वेधनी, पॉइंट्स। अब ये 2 प्रमुख औजार हो गए और इन्हीं दोनों औजारों का हर एक जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी से सारा शिकार का काम किया जाने लगा। अब पहले जैसा चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स का जरूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पुराना हो गया। अब नया टेक्नोलॉजी ले आया मानव, और उसके लिए नया रॉ मटेरियल ले आया पत्थर, और उसके जगह पे अब ये 2 इक्विपमेंट्स हो गया, खुरचनी और बेधनी। इसी का प्रयोग शुरू हुआ। खुरचने का काम किया जाता था। इसीलिए इसको खुरचनी वेधक संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी प्रधानता के कारण, एक तो फलक पत्थर के यूज के कारण, या मूल पत्थर के तीसरे जो चरण था उसके प्रयोग के कारण हम उसको फलक संस्कृति कहते हैं। और जो औजार प्रयोग किया जाता था उसके आधार पर इसको अब हम लोग खुरचनी वेधनी संस्कृति भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि खुरचनी वेधनी संस्कृति क्या है, इस पे लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा भाई ये मध्य पूरा पाषाण काल की अनोखी विशेषता थी, जिस समय फलक के प्रयोग से 2 प्रमुख औजार बनाए जाते थे, खुरचनी और वेधनी, और इसी से मानव अपने शिकार का और अपने जरूरतों को प्रयोग करने के लिए या जरूरतों में प्रयोग करता था। ठीक है, याद रखिए निम्न मध्य पूरा पाषाण काल को मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। जैसे उसको एल्यूसियन कल्चर कहा जाता था, इसको कहा जाता है मस्तूरियन कल्चर, मस्तूरियन संस्कृति। दूसरा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके साइट देखते हैं। इसकी तो कैरेक्टर समझ लिया हम लोग, मूल जो कैरेक्टर था जिसके आधार पर हम इसको समझ सकते थे, उसमें 3 बातें हमको समझ में आया। सबसे पहले तो इसमें पत्थर विशेष प्रकार का प्रयोग होने लगा। दूसरा, उस पत्थर से बनाए गए औजार विशेष प्रकार के होने लगे। ठीक है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब मानव कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही सिमट करके रहने लगा। पहले जैसा बिखरा हुआ था, अब कुछ इसका प्रमुख केंद्र हो गया।
और वहीं पे इस औजार को बनाता था और उसके इर्द गिर्द के इलाका में अपना जीवन यापन करने लगा। अब इस समय मानव बदल गया है, स्मार्ट हो गया है थोड़ा सा, अब अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रयोग करने लगा है। अब छोटा सा हथियार पॉकेट में भी लेकर के घूम सकता है, इतना छोटा छोटा औजार बनाने लगा है। पहले बड़ा बड़ा कंडासा हैंड एक्स बना करके घूमता था, अब नहीं, अब छोटा सा ही लेकर के एक हथियार लेकर के चलेगा, उसी से शिकार भी मार देगा, उसी से काट भी देगा, उसी से खुरच भी देगा, सब काम कर लेगा और अपना भी रक्षा कर लेगा। इतना स्मार्ट हो गया है। जैसे पहले फोन जब आया था तब दोनों तरफ से पकड़ना होता था, फिर लैंडलाइन आया, फिर मोबाइल बड़ा वाला आया, अब इतना छोटा छोटा भी मोबाइल आ गया। और नेक्स्ट जो जनरेशन का मोबाइल आएगा वो हो सकता है आपके बॉडी में कहीं पे इतना छोटा चिप को पुट कर दिया जाएगा और आप चलता फिरता मोबाइल बन जाएंगे। आपके पास जैसे ही कॉल आएगा आपके बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा या मैसेज आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या चेंज है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात जानने वाली है अब हम उस पर आते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है क्या हम लोग बात कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट है? देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इतिहास का, इसीलिए इतना टाइम भी लग रहा है, क्योंकि इसको जब आप समझ लेंगे ये बहुत जटिल टॉपिक है। स्टोन एज या लिथिक एज इतिहास का सबसे जटिल टॉपिक है। लड़के इसको इग्नोर करके या वो स्किप करके निकल जाते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा ऐसा है जो हम लोग ये नहीं करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका स्थल। तो भारत के संदर्भ में अगर ये देखा जाए तो मध्य पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल था वो अब दो क्षेत्र रह गया, राजस्थान का और दूसरा मध्य देश का या मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ये दो प्रमुख क्षेत्र इसका मध्य देश आप कहिए, भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र और राजस्थान। अब ये दो प्रमुख क्षेत्र हो गया जो पूरे भारत के मध्य पूरा पाषाण काल के क्षेत्र का केंद्र बन गया। जैसे आज भी आप देखेंगे पूरे भारत में जो प्रमुख शहर है या इंडस्ट्रियल एरिया है वो उस क्षेत्र का केंद्र होता है, उसी से आसपास का क्षेत्र विकसित होता है और अपना जीविकोपार्जन चलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला की हम कल्पना करें तो पता चलेगा अगर यहाँ से जमशेदपुर शहर को या यहाँ के जमशेदपुर शहर का जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको हटा दिया जाए तो ये शहर वीरान हो, ये आसपास का एरिया वीरान होने लगेगा, उजड़ जाएंगे लोग। सब के सब इसी उद्योग पर निर्भर है। तो उसी तरह से मध्य पूरा पाषाण काल का जो आकर्षण का केंद्र हुआ वो हुआ राजस्थान और मध्य देश का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इस समय जो औजार प्रयोग किए जाते थे, जिस तरह के औजार बनाए गए थे, उस औजार का पत्थर इसी क्षेत्र में मिलता था। यानी कि कच्चे माल की आपूर्ति किस चीज का, कौन सा कच्चा माल? तो औजार बनाने की, औजार बनाने की पत्थर इसी क्षेत्र में मिलता था। जैस्पर, चट, कैल्सिटोनी, इस तरह के जो पत्थर थे वो इसी क्षेत्र में मिलता था। इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल का क्षेत्र का केंद्र ये दोनों क्षेत्र था। यहीं पे मध्य देश में ही महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है नेवासा, हिंदी में नेवासा। ये बहुत पॉपुलर साइट है मध्य पूरा पाषाण काल का, नेवासा। ये एक आइडियल स्टेट है, एक आइडियल प्लेस है मध्य पूरा पाषाण काल का, क्योंकि ये वो जगह है महाराष्ट्र में है, ये वो जगह है नेवासा जहां पे औजार फलक के बनाए जाते थे। कौन सा? स्क्रैपर और पॉइंट, वेधनी और खुरचनी, और ये इन सारे क्षेत्रों में वितरित किए जाते थे। इसीलिए इसको नेवासा उद्योग भी कहा जाता है।
जैसे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल में कहां पे उद्योग देखे थे, ईसामपुर, उसी तरह से मध्य पूरा पाषाण काल का जो औजार बनाने का उद्योग मिला है वो महाराष्ट्र का नेवासा में मिला है। इसीलिए इसको नेवासा इंडस्ट्री कहा गया है, जहां पे अलग अलग पत्थरों के खुरचनी और वेधनी बनाए जाते थे और लोगों को दिया जाता था और उससे वो लोग अपना शिकार करते थे। हथियार ही उनका उस समय का, पत्थर के औजार ही उनका मेन था। अगर किसी व्यक्ति के पास मध्य पूरा पाषाण काल का कोई बच्चा है और उसके हाथ में हथियार नहीं है तो भूखे मर जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कल्पना कर सकते हैं आप? बिल्कुल मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, क्योंकि उसको शिकार करके और फल तोड़ करके ही खाना है। घर नहीं है कि वो घर में जाएगा और वहां से अनाज मम्मी पका के रखी हुई है और खा लेगा। वो खुद शिकार करेगा और खुद खाएगा, या तो उसके परिवार के जो सीनियर है या जो भी है शिकार करके लाएंगे तो वो खाएंगे। तो सबका जो जीवन का मूल चीज था वो था पत्थर के औजार। अगर नहीं है तो कभी भी मर सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री था नेवासा इंडस्ट्री, ये पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाता था और लोगों को देता था, और लोग अपना पॉकेट में या कमर में बांध करके लेकर के घूमते रहते थे। जहां उनको हिरन दिखा मार करके ले आए और उसको खा लिया। जहां उनको फल दिखा मारे फेंक करके या चढ़े पेड़ पर चढ़ के तोड़े खा लिए। उनका वही जीवन था भैया। वो घर में ला करके पकाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके पास। ठीक है, इसको खोजने का जो श्रेय जाता है, एक इतिहासकार है, उनका नाम भी याद रखिएगा आप लोग, वेरी गुड, HD संकालिया, HD संकालिया, HD संकालिया महोदय ने इसको खोजा था। वेरी गुड, नेहा तो बड़ी स्मार्ट है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक आइडियल प्लेस था, किस समय का? मिड पेलियोलिथिक एज का या मध्य पूरा पाषाण काल का। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नेवासा उद्योग किस पाषाण काल से संबंधित है, नेवासा कहाँ पे था, या नेवासा किस कल्चर का या किस पाषाण काल का मॉडल साइट था, प्रारूप स्थल था। ये 3-4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहीं पर एक और महाराष्ट्र में ही एक और इसका प्रमुख क्षेत्र है पाटेन। तो नेवासा और पाटेन, पटना मत समझना, पाटेन, PATEN, पाटेन मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है। अब भारत में अन्य जगह पे मध्य पूरा पाषाण काल के कहां पे साइट है, ये मॉडल साइट है। इसी से पूरा मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में अनुमान लगाया गया है। HD संकालिया महोदय ने इसको खोजा था और इसी के आधार पर इस टाइम पीरियड का क्लासिफिकेशन किया गया था और उसके बारे में खोजा गया था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण साइट है वो है पाकिस्तान में पुतवार पठार। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल का। नेक्स्ट साइट है पोतवार पठार, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे पोतवार पठार, POTWAR, पोतवार पठार। यहाँ पे एक गुफा है, संघाव गुफा, संघाव केव। संघाव केव जो पाकिस्तान के पोतवार पठार में है। मान लो ये पठार है, ये पठार है ऐसे। अब इसी में एक केव है, गुफा है। इसी गुफा में मध्य पूरा पाषाण काल के एविडेंस मिले। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो राजस्थान में मिला है। वो कहां पे? लूनी नदी। राजस्थान में एक नदी है लूनी, ये राजस्थान का क्षेत्र है। लूनी नदी, इस नदी घाटी में भी मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल मिले हैं। इसीलिए इसको, यहां पर भी पत्थर के औजार बनाए जाते थे,
फलक पत्थर के, इसीलिए इसको लूनी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, लूनी उद्योग भी कहा जाता है। लूनी उद्योग का जो प्रभावी क्षेत्र था, यानी कि इस उद्योग से जो औजार आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किए जाते थे, उसका साक्ष्य अजमेर में, जहां पे पुष्कर झील है, गए हैं आप लोग? अजमेर और पुष्कर झील हम दोनों ही जगह पे गए हैं। तो अजमेर में पुष्कर झील के पास इसी तरह से लूनी नदी के बने औजार डिडवाना झील में, डिडवाना झील जो निम्न पूरा पाषाण काल का भी स्थल था, अगर आपको याद होगा तो हम लोग बताए थे। डिडवाना झील जो नागौर जिला में है, नागौर जिला है। तो एक और चीज याद रखिएगा नागौर जिला के बारे में, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, नागौर ही वो जगह है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया था। नागौर में ही अक्सर पूछा जाता है कि भारत में पंचायती व्यवस्था को पहली बार कहां पे लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में ही लागू किया गया था। तो यही नागौर जिला में एक झील है, डिडवाना झील, वहां भी लूनी उद्योग से बने हुए पत्थर के औजार सप्लाई किए जाते थे। यानी लूनी उद्योग है तो उसके आसपास के क्षेत्र में ही लोग रहते होंगे, वहीं से इनको पत्थर के औजार मिलता होगा। जैसे हमने बात किया था कि जमशेदपुर का स्टील प्लांट है, तो उसके सारे आसपास के लोग आबाद हैं क्योंकि इसी पे निर्भर है। तो इसी तरह से इस लूनी उद्योग से की वजह से अजमेर झील के पास जो मध्यपूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, डिडवाना झील के पास मिला है। ये जो महत्वपूर्ण साइट थे राजस्थान में मध्यपूरा पाषाण काल का। मध्यपूरा पाषाण काल के जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहां पे एक जगह है कालपी। अब हम लोग देख लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, अब आते हैं उत्तर भारत में कि वहां पे कौन सा जगह था जहां पे लोग मध्यपूरा पाषाण के रहते थे। तो वो था कालपी, गंगा घाटी में। गंगा नदी है ऐसे, ये भारत का है मुख्य भूमि। ये गंगा घाटी में एक जगह है कालपी। ये तीसरा महत्वपूर्ण साइट हम बात कर रहे हैं, कालपी। कालपी वो जगह है जो गंगा घाटी क्षेत्र में, लिख लो, मानव सभ्यता का सबसे पुराना अवशेष मिला है। मानवों के वास का कालपी सर्वाधिक पुरातन या कह सकते हैं सबसे पुराना अवशेष मिले। मुकेश आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बात है बच्चा? तो कालपी सर्वाधिक पुरातन मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मानव सभ्यता के अवशेष। तो तीन महत्वपूर्ण जगह पे हम लोग बात किया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भीमबेटका, आपको बताया कि भीमबेटका वो जगह है जहां पे निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिले। तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका भी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थल। तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ये भी मध्यपूरा पाषाण काल का स्थल है। झारखंड के सिंहभूम, पलामू, ये दोनों जगह भी, सिंहभूम और पलामू में। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण साइट्स हैं। तो ये 3, 4, 5 साइट हैं जो मध्यपूरा पाषाण काल का आपको याद करके रखना है। इसी में से आपसे
पूछा जा सकता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट?